हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार ऐसा टॉपिक है कि हर परीक्षा में पूछा जाता है। यूपी टेट और रीट में भी वर्ण विचार है, और कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हैं तो उसमें वर्ण विचार जरूर पूछता है। जैसे वर्ण विचार होता क्या है, वर्ण होता क्या है, सिर्फ आप एक वीडियो देख लीजिए और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। एक बार ना दो बार देख लीजिए और आपको कहीं भी वर्ण विचार देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना ज़्यादा टाइम न पास करें। इसमें देखिए कम समय में अधिक बातें आपको पता चल जाएगी। वर्ण विचार होता क्या है? वर्ण वो होता है जिसका हम विखंडन नहीं कर सकते, विखंडन नहीं कर सकते। अब देखिए वर्ण किसे कहते हैं, ये तो परिभाषा हुआ वर्ण का। तो वर्ण का क्या हम खंड नहीं कर सकते। अब देखिए अ को हम तो तोड़ नहीं सकते, इसी को कहा गया कि वर्ण को हम खंड नहीं कर सकते। वर्ण की परिभाषा मान लो या वर्ण का डिफिनेशन जो भी मानना है मान सकते हो, ठीक है। अब देखिए उदाहरण के तौर पर यहाँ पे टाइम पास नहीं करेंगे, जो इसमें जितना लिखा है वो न बताकर आपको मुख्य मुद्दे पर मतलब दिखाते हैं कैसे इसको पहचानते हैं। आपको बता दिए कि ऐसा मतलब एक वर्ड है या वर्ड या अक्षर जिसका हम खंडन नहीं करते, उसको हम वर्ड कहते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई भी इसको कहते हैं, कहीं कहीं पूछ सकता है, ठीक। सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ड, सबसे छोटी ध्वनि। अब देखिए कहा कि वर्ड के कितने भेद होते हैं, तो वर्ड के दो भेद होते हैं। वर्ड के दो भेद होते हैं। देखिए एक वीडियो आप देखिएगा, इसके बाद आपको कहीं वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। यहाँ पे सब कुछ दिया है, आप इसको छोड़कर भागिएगा नहीं। देखिए स्वर और व्यंजन, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे आपका। वर्णमाला किसे कहते हैं? देखिए वर्णमाला, यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा है। माला, माला, माला मतलब माला कैसे बनता है? गूथा जाता है तब माला बनता है। एक रस्सी में गूथा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? माला बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्ण को, वहाँ पे फूल माला से माला बनता है, लेकिन यहाँ वर्ण से माला बन रहा है, इसलिए हम इसको वर्णमाला का संज्ञा दे दिए। अब आइए, ये कोई बात नहीं है कि इसको ज़्यादा समझाया जाए। वर्ण को क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। इसको सीरियल में लगाएंगे, मतलब सीरियल में, ये नहीं कि पहले ख लिख दिए उसके बाद क्या लिख दिए? क लिख दिए। तो ये सीरियल नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है, आप समझिए इसको, ज़्यादा मत टाइम पास करिए। अब देखिए वर्णमाला, वर्णमाला देखिए ये गूथा गया है, समझो तो माला बना गया है। अब देखिए यहाँ पे स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या, कुछ इसमें ऐसा टॉपिक है जो आपको बताना है। स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन जब मात्रा पूछ ले तो 10 होती है। अब देखिए अ का मात्रा नहीं होता, ये बातें आप समझिए। अ का मात्रा नहीं होता है। अब इसको गिनेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो मात्रा की संख्या 10। अब देखिए इसमें दो अयोग्यवाद होते हैं। एक क्या होता है? अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है। तो ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है। आपको ये बातें समझ में आ गई पूरी। अब ये बातें आपको एक बार दिमाग में बैठा लेना है। अब देखिए जो हम क ख ग घ मतलब व्यंजन जो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? व्यंजन। अब देखिए व्यंजन जो होते हैं 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? कचरतब। देखिए एक इस पे वीडियो डाले हैं, एक इस पे वीडियो डाले हैं, लेकिन ये दूसरा वीडियो है। उसी टाइप से ये भी दूसरा वीडियो है, उसमें बताए थे कि KTMDO, KTMDO कंठ, तालुल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, यहाँ से जो स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। ये कंठ है, ये तालव्य है, ये क्या है? मूर्धा है, ये क्या है? डी दंत है, और प ओठ से। ये अगर आपसे पूछता है कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं।
इसको पंचमाक्षर कहते हैं। यहाँ बात आप समझते जाइए और आगे भी इसके बारे में बताते हैं। अब देखिए, जो अल्प व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन होता है ये 4 होते हैं, य र ल व, ये 4 होते हैं। उष्ण व्यंजन कितना, ये भी 4 होते हैं, और संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। यहाँ टाइम पास करते नहीं, आगे देखते हैं। देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, द्विगुणी व्यंजन, द्विगुणी व्यंजन कहते हैं, इसको द्विगुणी व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे टोटल कर दिया, जितने व्यंजन होते हैं आप गिन लीजिए और टोटल कितना आएगा, 52। अब देखिए, यहाँ पे कुछ बातें बता रहा है कि कुल वर्ण 52 होते हैं, कुल वर्ण 52 होते हैं। जो माला गूंथ गया उसमें कितने, 52, और अलग अलग गूंथा गया तो कितना क्या है, 11 स्वर है और 33 व्यंजन है। ये बातें आपको समझना है। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। स्वर मतलब अब पूछा है कि स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर किसे कहते हैं और स्वर के भी प्रकार यानी कितने प्रकार होते हैं। तो जिन ध्वनियों या वर्णों का उच्चारण अन्य के सहारे न लेनी पड़े उन्हें हम क्या कहते हैं। अब देखिए, स्वर जो होता है अपने आप में क्या होता है, स्वतंत्र होता है, इसका किसी का सहारा नहीं चाहिए, ये स्वतंत्र होता है। इसमें यही बात बोला कि स्वर जो होता है ये किसी का सहारा नहीं चाहिए, ये स्वतंत्र होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। अब पूछा कि स्वर कितने मतलब होते हैं, तो देखिए स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। इसे ह्रस्व स्वर, छोटा स्वर, लघु स्वर 3 नाम दिया गया। इसको दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर 2 नाम दिया गया। ये 4 होता है, ये 7 होता है, दोनों मिलाकर 11 हो गए। आप इस बात को पकड़िए। अब आगे आते हैं, देख लीजिए एक बार आप भी। ह्रस्व स्वर वो होता है जिसे हम 4 बोलते हैं, ये एक मात्रा वाला होता है। क्या होता है, एक मात्रा। इसमें टाइम ज़्यादा न वेस्ट करते हुए इसको जल्दी जल्दी करते हैं। एक बार ना समझ में आए, 2 बार देख लेना, पूरी तरह से समझ में आएगा। एक ही बार में वर्णमाला पूरी समाप्त। अब देखिए, इसको मूल स्वर भी कहते हैं। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूल स्वर कौन है। स्वर मतलब स्वर, ह्रस्व स्वर या छोटे स्वर कितने होते हैं, ये छोटे छोटे एग्जामों में पूछ सकता है। इसे मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर क्यों कहते हैं, इसका भी एक कारण है। देखिए, अगर बड़ा आ बनाना है, बड़ा आ बनाना है, आप लोग संधि पढ़ते हैं तो अ प्लस अ बराबर आ होता है, ये बड़ा आ होता है। ई प्लस ई बराबर क्या होता है, बड़ी ई होती है। ये क्या है, तो ये मूल है। इसी से जो भी बना इसी से बना, इसे क्या, इसीलिए क्या कहते हैं, इसको मूल स्वर कहते हैं। आगे आते हैं दीर्घ स्वर। देखिए, दीर्घ स्वर या बड़ा स्वर कहते हैं, ये क्या होता है, 2 मात्रा वाला होता है। कितने मात्रा वाला, 2 मात्रा वाला। देखिए 2 मात्रा वाला, ये 7 होते हैं। अब देखिए, हिंदी में कुल 7 स्वर और स्वास्थ्य जिनका उच्चारण दीर्घ रूप से होता है। तो ये तो आपको पता है कि हिंदी में जो होता है दीर्घ वाला 7 होता है, आपको पता है। और मूल कितना, 4। अब देखिए लुप्त स्वर। लुप्त स्वर आपको पता है, लुप्त स्वर किसको कहते हैं, ये 3 मात्रा वाला होता है, ये 3 मात्रा होता है। देखिए, इसका हम परिभाषा आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसमें परिभाषा जानने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब जैसे ओम, अगर आप ओम का उच्चारण करते हैं तो एक ही स्वर का देरी तक उच्चारण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लुप्त स्वर। जैसे हे राम, मतलब आप बोलते रह गए हे राम, तो क्या हुआ, ये देरी तक मतलब उच्चारण करना ही। जैसे किसी को बुलाना है कलुआ रे, तो आप देरी तक मतलब अगर दूर है तो उसको देरी तक बुलाते हैं, मतलब एक ही
मात्रा का देरी तक उच्चारण करना ही यही का होता है प्लुप्त स्वर। ये बातें आपको समझ में आ गई तो आपको स्वर पूरी तरह से समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक और माला बनाया गया है। एक माला तो नमूना के तौर पर था, लेकिन यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये कौन सा स्वर है आपको पता है? देखिए आप देखते जाइए, बस देखते जाएंगे आपको पता चल जाएगा। ये छोटा या दीर्घ या लघु, और इसको नहीं सॉरी, ये दीर्घ नहीं छोटा, और ये दीर्घ, और ये कौन सा है? प्लुप्त। तीनों समझ में आ गया, ये लिखा भी है। ठीक, अब देखिए तीनों मतलब कुल मिला के 11 हैं, लेकिन अगर मात्रा आपसे पूछ दे, बार बार बोल रहे हैं, अगर मात्रा पूछ दे तो कितना? 10 होगा। मात्रा पूछे तब। अगर कुल पूछ दे, अगर कुल स्वर पूछेगा, कुल स्वर, अगर कुल स्वर पूछेगा परंपरागत दृष्टि से तो 13 बताइएगा। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। अगर आपको घुमाता है परंपरागत दृष्टि से, अगर पूछेगा कि स्वरों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 13, और स्वर पूछेगा तो बताएंगे 11, अगर मात्रा पूछेगा तो आप बताएंगे 10। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है और उसको समझना है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। अयोग्यवाह किसे कहते हैं ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अयोग्यवाह 2 होते हैं, एक अंग और अ। ठीक, तो इसका डिफिनेशन दिया है। अगर आपको चाहिए, अगर आपको पढ़ना है तो एक बार अपने मतलब वीडियो को रोकिए और इसको पढ़ जाइए, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अयोग्यवाह 2 ही होते हैं, एक अंग होता है, कौन होता है? एक अंग होता है और एक अ होता है। 2 ही अयोग्यवाह होते हैं। समझ में आया? जिसको हम एक विसर्ग कहते हैं और एक को क्या बोलते हैं। अब आगे देखते हैं स्वरों की मात्रा। स्वरों की मात्रा क्या है? तो देखिए स्वरों का मात्रा क्या है, मतलब स्वरों का कहाँ उपयोग कैसे करते हैं, आपको ये समझाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए आपको क्या मिला? क मिला। क्या मिला? क मिला। तो देखिए क का उपयोग स्वर, मतलब क जो है इसमें स्वर का उपयोग किया गया है। अगर बिना स्वर का क में अगर उपयोग नहीं करते हैं तो क पूर्ण रूप से नहीं, एक व्यंजन के रूप में होगा। इसका मतलब इस तरह का, अगर देखिए कोई भी व्यंजन आप पढ़ते हैं तो उसमें स्वर जरूर निकलता है। जैसे आप क को पढ़कर देख लीजिए, क, इसमें क्या हो रहा है? अ आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, तो ये आपको पता है व्यंजन किसे कहते हैं। जिस वर्णों का उच्चारण, देखिए वही बात आपको बताए थे कि जिस वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। समझ में आया? जिन वर्णों का उच्चारण, अगर व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण जिस स्वर की सहायता से करते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब ये भी 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो इसको हम जानते हैं कैसे 33 होते हैं। इसका भी 3 प्रकार हैं, मतलब आप इसको इस तरह समझिए कि स्वर का भी 3 बेटे और व्यंजन का भी 3 बेटे। पहला स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आपको पता है कि कितने? 25 होते हैं। ये 4 होता है, ये भी 4 होता है। समझ में आया? इस तरह से कुल मिला के 33 हो गए। अब देखिए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं ये देखिए, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास आयु मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो स्पर्श व्यंजन। देखिए आप जिस चीज़ का परिभाषा याद कर रहे हैं उसको आप पकड़िए कि ये कह क्या रहा है, आप खुद परिभाषा बनाकर उसको दे देंगे। ये बातें समझ में आई? अब देखिए हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी है? किसका? स्पर्श व्यंजन। तो आपको पता है 25। देखिए इसमें ये बाटा है क्या? क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग,
और पावर, ये बांटा है। अब इसको हमने बताया कि कंठ से, तालुक से और मूर्धा से, दंत से और ओठ से, ये चार भागों में है, 5 भाग में है। अब देखिए अलग अलग इसको बांटा गया और इसी से आपको अघोष सघोष का पता चलेगा। लेकिन इसको हम बता देते हैं कि ये पंचमाक्षर होता है। ये क्या होता है? पंचमाक्षर होता है। यानी पंचमाक्षर यानी 5वां स्थान पे 1 2 2 3 4 और 5, ये पाँचवां स्थान पे, इसलिए इसको पंचमाक्षर भी कहते हैं। और ये नासिक से, नाक से बोला जाता है। आगे देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन। अस्थांत व्यंजन का क्या मतलब है? हिंदी वर्णमाला के कुछ व्यंजन स्वर तथा व्यंजन के मध्य आते हैं, इसलिए इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, इसको आप जान जाइए। आपसे क्वेश्चन बस पूछेगा कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। समझ में आया? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है यही आपसे पूछेगा और ये आपको बताना है, ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। अब आते हैं आगे। ऊषण व्यंजन पता है? ऊषण व्यंजन क्यों कहा जाता है? जब इसको हम पढ़ते हैं तो मुख से ऊष्मा निकलता है, इसलिए ऊषण व्यंजन कहते हैं। आप स को बोलिए और स को बोलकर अपने मुंह के पास अपने क्या कीजिए, हाथ को ले जाइए। इससे आपको पता चल जाएगा कि स्पर्श व्यंजन मतलब जो ऊषण व्यंजन होता है इसका मतलब क्या है। तो ये क्या होता है? गर्म हवा निकलता है। ये 4 होते हैं, ये आपको समझना है। ये दे भी दिया है कि गर्म हवा निकलती है। देखिए ये आपको समझना है कि उष्ण मतलब गर्म, उष्ण मतलब गर्म, स्पर्श मतलब कहीं स्पर्श कर रहा है। ये डिफिनेशन आपको देखना है कि किस तरह से पूछ रहा है और उसका आपको शब्द पकड़ना है। शब्द पकड़कर डिफिनेशन को आप दे सकते हैं। ये आगे देखते हैं। अब संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब आपको पता है कि जोड़ होता है। संयुक्त मतलब जोड़ होता है। तो देखिए ये डिफिनेशन दिया है कि 2 व्यंजनों के मेल से वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो आप जानिए कि संयुक्त व्यंजन को संयुक्त किसे कहते हैं, मतलब जोड़ को ही संयुक्त कहते हैं। तो ये देखिए क और स को मिला के क्या बनता है? छ बनता है। त और र को बनाकर त्र बनता है। ज और य को बनाकर ज्ञ बनता है। स और र को बनाकर स्र बनता है। तो ये भी 4 होते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई। एक बार ना समझ में आए तो 2 बार देख लेना, उसके बाद कहीं भी वर्णमाला आप मत देखना। देखिए अगर इसका PDF चाहिए तो हम क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे। अब देखिए प्राण श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं। देखिए ये अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष ये सब होते हैं। तो प्राण और श्वास के आधार पर 2 होते हैं। कौन? अल्प प्राण और महाप्राण। ये बातें आपको अब दिखाते हैं, आपको अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए अल्प प्राण और महाप्राण में कुछ बताया है, आप इसको जानिए। अल्प प्राण वो होते हैं, बोल रहा है कि पहला, बोल रहा है कि तीसरा और बोल रहा है कि 5वां। अब देखिए आपको बताते हैं कि तीसरा, चौथा, 5वां कैसे बोला जाता है। वहाँ पे आपको बताए थे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये पंचमाक्षर था, आपको बताए थे। तो बोल रहा है ये कि पहला वाला में क आता है और उसके बाद तीसरा वाला में ग आता है, तो ग को पकड़िए। और 5वां वाला क्या आता है? यहाँ आता है। तो आप यही पकड़ना है। और ये क्या हो गया? अल्प प्राण। अब देखिए अल्प प्राण में कुछ और जोड़ा होगा। अल्प प्राण में कौन सा आता है? ये भी आता है। तो आप इसको 1 और ये 3 और ये 5, अब इसको आप याद कर सकते हैं कि 135 के साथ क्या आता है? य र ल व, ये आता है य र ल व, यानी अंतस्थ व्यंजन आता है, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। अब यहाँ पे टाइम न वेस्ट करते हुए यहाँ पे देखते हैं किस टाइप से और क्वेश्चन पूछा। अब महाप्राण की बात आई। अब देखिए महाप्राण में कुछ नहीं, आपको डिफिनेशन नहीं जाननी है कि महाप्राण का डिफिनेशन क्या है। आपको ये जानना है दूसरा और चौथा। तो इसको हम 24 से, देखिए आप याद करिए, इसको कोडिंग से याद कीजिए। अल्प प्राण
अल्प प्राण आपको पता चल गया कि 135 तो हमेशा यानी हमेशा 135 करते रहिए और यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन उसमें जोड़ लीजिए। अल्प प्राण आपका याद हो गया। इसको रटना नहीं है। अगर नहीं समझ में आता तो एक बार और देख लेना। देखिए अब देखिए महाप्राण। महाप्राण में क्या आता है तो 24 कोड इसका बना दिए और इसको आपको रटना है यानी जानना है। और इसमें क्या जोड़ दिया देखिए, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था कि य र ल व। अब यहाँ पे क्या है स यानी उष्ण व्यंजन को जोड़ दिया इसमें, यही आपको देखना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए फिर से माला बना दिया, ये तीसरा माला है। आप माला को पकड़ते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये व्यंजन का सिर्फ व्यंजन का माला है। यहाँ पे देखिए 25 क्या है स्पर्श व्यंजन है, और ये क्या है अंतस्थ व्यंजन है, और ये क्या है उष्ण व्यंजन है। ये आपको दर्शाया है नीचे। कुल मिलाकर कितने व्यंजन हुए तो 33 हुए। एक बार देखिए समझ में आ जाएगा, आप कहीं भी वीडियो मत देखिएगा। यहाँ से आपको बातें समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ से आपका समाप्त हो गया। एक बार देख लीजिए और पूरी तरह से इसको जान जाइए कहाँ से क्या बोला जाता है। नमस्कार दोस्त, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।